हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये आपका बेटे फुल टेस्ट नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है अब। और टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीशन पे आने वाली है। तो आई होप आप लोग अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छे से बूस्ट कर रहे होंगे। लास्ट टाइम में थोड़ा सा एफर्ट और लगाइए बेटे। जितना भी आपने एफर्ट लगाया है पूरे साल, उस सभी का रिजल्ट अभी जो है जल्दी ही दिखने वाला है आपको आपके नीट के फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो बस एफर्ट डालते रहिए और बेस्ट बेस्ट विशेष जो है आप सभी को रिजल्ट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है। मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन है बेटे। पहला क्वेश्चन हर बार मोल कॉन्सेप्ट का ही आ रहा है भाई। तो क्या कह रहे हैं कि दो कंपाउंड्स है XY3 एंड XY5। 0.2 मोल ऑफ XY3 है, उसका वेट दिया है इतना। 0.1 मोल ऑफ XY5 है और उसका वेट इतना दे रखा है। तो X और Y के एटॉमिक वेट्स पूछे हुए हैं। ठीक है, तो XY3, इसमें आप X का एटॉमिक मास अज्यूम कर लो बेटे A, Y का एटॉमिक मास अज्यूम कर लीजिए आप B। तो देखिए XY3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बन जाएगा क्या, A+3B। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को अगर आप नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 0.2 है, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका गिवन वेट जो कि है 18.5 ग्राम्स। ठीक है, ओके। ऐसे करके आप सेकंड इक्वेशन तैयार करेंगे XY5। तो XY5 का जो मोलर मास है वो बन जाएगा A+5B, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 0.1, और इसका जो गिवन मास है वो बन जाता है 13.05 ग्राम्स। ठीक है, तो मोल इंटू मोलर मास इज गिवन बाय मोल इंटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। ठीक है, तो अब आपको सॉल्व करना है ए और बी के लिए। तो आप क्या करोगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 है ये, और इसको बोल दिया मैंने 2। ठीक है, 2 - 1 करेंगे तो देखिए बेटा, जो आपका ए वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये टर्म बन रहा है आपका 0.2A, है ना, और ये है 0.1A। तो अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करना चाहता हूँ माइनस करके, तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 0.2 है ना। जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा b, है ना, यार 0.2 इंटू 5 1 हो जाएगा, दैट इज b माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 0.6b। ठीक है, 0.6b, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 26.10 माइनस 18.5। बस यहां से आप सॉल्व करोगे बेटे बी के लिए, और उसके बाद एक इक्वेशन में पुट कर दोगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर पुट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन ही जो है वो कैलकुलेटिव आ गया। एज फार एज आई रिमेम्बर आंसर जो इसका फर्स्ट आता है बेटा, है ना, 46। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट है, कभी इससे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कभी थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ये है बेटा अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने एक इक्वेशन पढ़ी है जिसको बोलते हैं क्या, रिडबर्ग इक्वेशन। रिडबर्ग इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि जो एनर्जी गैप्स होता है ऑर्बिट्स का, वो डिसाइड करता है कि कितना वेवलेंथ निकलेगी। तो इन्होंने दिया है कि 2e से जब e आ रहे हैं, दैट इज 2e माइनस e, तो उससे जो वेवलेंथ निकलती है वो है आपकी hc/लैम्डा। ठीक है, hc/लैम्डा। ठीक है, hc/लैम्डा निकलती है इससे। और ये पूछ रहे हैं कि जब 4e/3 से e पे आएंगे तो फिर कौन सी वेवलेंथ निकलेगी। तो आप इक्वेशन लिखिए, 4e/3 दैट इज डिफरेंस इन एनर्जीज इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन, लैम्डा डैश बोल दिया मैंने दूसरी वाली वेवलेंथ को। ठीक है, ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा, और ये हो जाएगा E/3 इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा डैश। ठीक है, बस इन दोनों को आप करोगे डिवाइड, और डिवाइड करते ही यहाँ पर 1 है, अगर ये इक्वेशन ये 2 है तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा लैम्डा डैश बाय लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा डैश इज 3 लैम्डा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है बेटे 3 लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 47 एटॉमिक स्ट्रक्चर से ये क्वेश्चन था। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। 48 48 में आपसे कह रहा है, अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है हाइड्रोजन एटम को। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय माइनस 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना। तो जेड वन है और एन नहीं पता है। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एन स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आपका 16 के आसपास आएगा, और जिससे कि ऑर्बिट नंबर 4 आएगा। लेकिन आपसे जो पूछ रहा है दैट इज एक्साइटेड स्टेट नंबर, है ना। तो एक्साइटेड स्टेट जो है इट इज ऑलवेज 1 यूनिट लेस देन द एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, ऑर्बिट नंबर, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ऑर्बिट नंबर 4 आया है तो एक्साइटेड स्टेट नंबर क्या होगा बेटे, 3 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि ऑर्बिट नंबर पूछा गया है या फिर एक्साइटेड स्टेट नंबर पूछा है, दोनों में 1 का डिफरेंस रहता है। चलिए 49, ये है आपका अगेन पीरियोडिसिटी 7 इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज साइज ऑफ फर्स्ट स्पीशीज इज लार्जर देन दैट ऑफ द सेकंड। ठीक है, तो देखो ये नहीं हो सकता बेटे, लिथियम सेकंड पीरियड, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड, इम्पॉसिबल है, ठीक है। पोटेशियम जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्शियम, ये भी पॉसिबल नहीं है। बेरियम बड़ा है किससे बेटे, रुबीडियम से, क्योंकि बेरियम जो है उसका पीरियड नंबर 1 यूनिट से ज्यादा है एज कंपेयर टू रुबीडियम, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पीरियड नंबर का डिफरेंस है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, ठीक है। तो थर्ड पीरियड वाला छोटा होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट 49 के बाद आते हैं 50 पे। 50 में कह रहा है आपसे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड फ्रॉम एस एंड पी ऑर्बिटल कैन कंट्रीब्यूट टू। देखो एस और पी जब आपस में मिक्स करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर एस कैरेक्टरिस्टिक आएगा, और जहां पर भी एस कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वहां पर कभी भी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है ना। पाई बॉन्ड तभी हो सकता है जब वो सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, या फिर प्योरली कोई एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, डी भी हो सकता है, पर एस में नहीं बनता है ना। तो एस में सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है, सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, ठीक है, चाहे वो आपका हाइब्रिड है ना। हाइब्रिड में तो खासकर हाइब्रिड में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा ही पॉसिबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51, 51 में क्या द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट में बताना है, जो कि आपका है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से, एमओटी से, हर बार क्वेश्चन आता है एमओटी से, इस बार भी आया है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस का बड़ा है किससे, O2 से, ये आपका करेक्ट है ना, क्योंकि O2 के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 16 है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटे, 15 है, ठीक है जी। और हमने ये पढ़ा है 14 का 3 है, 15 के लिए ढाई 2.5 है, और 16 के लिए 2 है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इनकरेक्ट आपको बताना है, ठीक है। N2 प्लस इज मोर स्टेबल देन N2 माइनस, बिल्कुल करेक्ट है बेटे। ये क्यों, देखिए इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 है, तो वहां से डिसाइड नहीं होगा। लेकिन जो आप इसका एमओटी लिखेंगे तो आप ये पाएंगे कि N2 प्लस के अंदर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते हैं, ठीक है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो आपको देखना होता है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें कम है। तो N2 प्लस के अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है, और ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस इज इक्वल्स टू N2 प्लस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है बेटे। O2 प्लस के लिए अभी अभी मैंने बताया ये होता है 2.5, है ना। और N2 प्लस के लिए आप कैसे निकालेंगे, N2 का 3 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, N2 प्लस का मतलब 13 हो गया। आप एक यूनिट ऊपर गए, ठीक है, तो ऊपर जाने पे भी 0.5 से गिरता है बॉन्ड ऑर्डर, तो 3 से आप आ जाएंगे 2.5 पे अगेन, ठीक है। तो ये इक्वल है, मतलब ये करेक्ट आंसर है, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा, मतलब ये स्टेटमेंट, मतलब ये आंसर जो है ये करेक्ट है, ठीक है। F2 इज मोर स्टेबल देन N2, है ना। ये अगर स्टेटमेंट वाइज देखा जाए तो ये रॉन्ग है, क्यों, बिकॉज N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, वो 3 है ना, और बॉन्ड ऑर्डर हाई होता है तो वो चीज क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटे, क्वेश्चन नंबर 51। कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, और मैंने ट्रिक सिखाया है, आप इससे करेंगे तो फायदा होगा आपको हर बार। 51, इनकरेक्ट अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा अगेन ये क्वेश्चन जो है
अच्छा, ये क्वेश्चन साउंड हो रहा है किसका, केमिकल बॉन्डिंग का, पर क्योंकि इसके अंदर टेट्राहेड्रल और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस लिखा है, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है बेटा, है ना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने दो थ्योरीज पढ़ी है, एक वीबीटी और एक आपका सीएफटी। ठीक है, तो वीबीटी में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखिए इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रांग, बिल्कुल करेक्ट है ये बीबीटी का वन ऑफ द ड्रॉबैक था कि ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। मतलब ये नहीं बताता है कि वीक फील्ड लिगेंड क्यों वीक है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों स्ट्रॉन्ग है। तो वो बताते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटली चेक करके देख लो, जो पेयरिंग कर दिया वो स्ट्रॉन्ग है, जो पेयरिंग नहीं किया वो वीक है, पर ये एक थ्योरेटिकल तरीका नहीं है। ठीक है, it is able to make precise predictions regarding the tetrahedral and square plane, नहीं ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटे, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये भी वन ऑफ द ड्रॉबैक्स था कि इसके द्वारा बताए गए जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस हैं वो फिर भी आपके एक्सपेरिमेंटली मैच कर रहे हैं, उसमें एरर्स कम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो एरर है वो ज्यादा है, मतलब टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं तो स्क्वायर प्लेनर आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर बोल रहे हैं तो टेट्राहेड्रल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका एरर पाया गया था बीबीटी में, इसीलिए प्रिसाइज प्रिडिक्शंस नहीं था, काफी एरर था। ठीक है, इट डज नॉट गिव, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक डेटा जो है या फिर कोई काइनेटिक डेटा का करेक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं है। इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ assumptions, ये भी करेक्ट है बेटा, है ना, assumptions काफी सारे हैं। नेक्स्ट 52 का आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट 53 पे आते हैं बेटे। 53 अगेन आपका आया है थर्मोडायनेमिक्स से, जो कि कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना होगा। तो देखिए फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या क्या है बेटे, 1 मोल आपको वो कंपाउंड बनाना है जिसकी फॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, और किससे बनाना है, वो बनाना है आपको उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से अपने स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में। ठीक है, तो CO2 के अंदर जो एलिमेंट है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, कार्बन का स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट कार्बन ग्रेफाइट है और ऑक्सीजन के लिए O2 गैस है। तो आपको देखना है भाई कार्बन ग्रेफाइट ये रहा, O2 गैस ये रहा, CO2 गैस। ठीक है, मतलब ये वो रिएक्शन है जो हीट ऑफ फॉर्मेशन की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, इसीलिए ये जो हीट रिलीज हुई है -B, ये आपका बन जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, तो -B विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 53 के बाद आते हैं बेटे 54 पे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज दिस, और इतना वर्क हुआ है, वर्क इज डन बाय द, इतना हीट हुआ है ना, चेंज इंटरनल एनर्जी पूछा है, इतना जूल ऑफ हीट दिया गया है बेटे, इतना जूल ऑफ वर्क हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है, देखिए डेल्टा यू जो होता है बेटे वो होता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू है हम लोग का +100 जूल, बिकॉज इतना हीट जो है वो सिस्टम को दिया गया है, मतलब सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है, और एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग डेल्टा क्यू क्या लेते हैं बेटे, पॉजिटिव। एंड इतना जूल जो है वो सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, दैट इज -30 जूल जो है सिस्टम ने वर्क किया है, बिकॉज वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो एक्सपेंशन को डिनोट करता है, एंड एक्सपेंशन का वर्क जो है वो केमिस्ट्री में हम लोग क्या लेते हैं बेटे, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो 100 - 30 इज +70 जूल्स, ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54। 55 पे आते हैं बेटे, अगेन ये थर्मोडायनेमिक्स से ही है, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक। वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम दिस टू दिस अगेंस्ट द कौन, देखो जहां पर भी आप ये फ्रेज देखते हैं अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इट मींस द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इन नेचर, एंड फॉर ऑल द इरिवर्सिबल प्रोसेस वेदर इट इज एडियाबैटिक और isothermal, whatever, for all the irreversible processes, work is always given by this formula. ठीक है, where -P external is given as 5 atm, ठीक है, और V2 is 6 liters, -V1 is 2 liters। ठीक है, तो ये हो रहा है 4 और ये हो रहा है 5, ये हो जाएगा -20 atm लीटर, है ना। अगर आंसर आपका ऑप्शन आपका एटीएम लीटर में है तो आप ये लगाएंगे, अदरवाइज कभी कभी ये जूल में भी देता है, इन दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 101.3 जूल्स, इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसका एग्जैक्ट कन्वर्जन फैक्टर है। अप्रॉक्स में 101 भी लिया जाता है, और उससे ज्यादा अप्रॉक्स में कभी कभी 100 भी लेते हैं। ठीक है,
तो इट ऑल डिपेंड्स कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। 101.3 से आ रहा है ऑप्शन से बेस्ट आंसर होगा, 101 से आ रहा है वो उससे नेक्स्ट बेस्ट होगा। और अगर उससे भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो फिर आप 100 वाला करेंगे, ठीक है। और अगर 100 वाले से भी नहीं कर रहा है मेरे भाई तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान देना है कन्वर्जन फैक्टर्स पे, है ना। ये हुआ आपका 55। 56, इनमें से कौन सा मिक्सचर एक बफर की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, देखिए बफर की तरह एक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास, एक वीक बेस का है ना और उसके सॉल्ट का, या फिर वीक एसिड का और उसके सॉल्ट का, ठीक है। तो देखो, जब आप NH4OH को और HCl को मिलाते हैं 4:5 रेशियो में, ठीक है, तो इनका रिएक्शन जो जब लिखेंगे आप तो 1:1 रेशियो में होता है, बिकॉज देखिए रिएक्शन ऐसी होती है, NH4OH plus HCl gives NH4Cl plus H2, है ना। तो देखिए इसके एक मोल को इसका एक मोल चाहिए, तो ऑब्वियसली 4 मोल को 4 मोल चाहिए होगा, है ना। इसका मतलब NH4OH ही खत्म हो गया। जब अगर वीक बेस ही खत्म हो गया तो बफर बनने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। बफर के लिए वीक बेस और उसका सॉल्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया आपका, ठीक है। HCN और NaOH अगर आप लेते हैं तो देखिए क्या होता है, HCN जो है वो भी एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो HCN जो है वो हो जाएगा आपका, देखिए कौन सा बनाना है, बफर बनाना है। अच्छा, इसमें मेंशन नहीं किया है कि किस प्रकार का बफर बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा NaCN और H2O। तो क्योंकि मैंने HCN लिया है 1 है ना और ये लिया है 2, अगेन देखिए क्या हो रहा है बेटे, जब आप रिएक्शन कराएंगे तो 1 मोल ऑफ HCN विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ NaOH और HCN ही खत्म हो जाएगा, मतलब वीक एसिड ही खत्म हो गया, ठीक है। तो जब तक वीक एसिड या फिर वीक बेस नहीं रहेगा तब तक बफर बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये भी नहीं हो सकता। HCl और NaOH तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज ये दोनों ही स्ट्रांग है, इसमें कुछ भी वीक नहीं है। ये हो सकता है क्यों, बिकॉज NH4OH यहाँ पर 4:1 रेशियो में है, जिसमें कि वीक बेस ज्यादा है और एसिड आपका कम है, ठीक है। तो अगर ये 4:1 रेशियो में होगा तो ऑब्वियसली 1 मोल इसका रिएक्ट करेगा और 4 में से 1 चला जाएगा और ये जो चीज बनेगी ना NH4Cl वो भी बनेगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 रिएक्ट किया HCl तो 1 मोर NH4Cl बन जाएगा, तो ये बच गया 3 और ये बन गया आपका 1। तो इसका मतलब देखिए NH4Cl और NH4OH क्या ये दोनों मिलकर बफर बनाते हैं, यस सर, ये बनाते हैं एक बेसिक बफर, ठीक है। एक वीक बेस लिया NH4OH और उसका कॉन्जुगेट एसिड है NH4 प्लस जो कि आएगा NH4Cl से, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक बेसिक बफर, ठीक है। तो ये उसका करेक्ट आंसर है बेटे, ऑप्शन नंबर 4 है ना। इसमें अगर आपको शॉर्टकट सिखाऊं तो शॉर्टकट ये है कि जो वीक वाला कंपोनेंट है, जो वीक एसिड है या फिर वीक बेस है, उसकी मात्रा हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले बेस या फिर एसिड से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तभी जो है वहां पर किसी भी प्रकार का एसिडिक या फिर बेसिक बफर बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, पर अभी मैंने कंसेप्ट भी सिखा दिया, शॉर्ट में भी मेथड सिखा दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57, ये आ गया आपका बेटा इक्विलिब्रियम से इनिशियली 1 1 मोल ईच रखा गया है, 2 लीटर कंटेनर है, 20% रिएक्ट किया है ए का विथ बी, ठीक है। देखो तो केसी पूछा गया बेटे, केसी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, ए प्लस बी इज गिविंग सी प्लस 2D, ठीक है। तो इनिशियली 1 है, ये 1 है, 1 में से 20% जाएगा मतलब 0.2 जाएगा, तो 1 माइनस 0.2 हो जाएगा बेटे, अगेन ये भी 1 माइनस 0.02, ये बन जाएगा 0.2 और ये बन जाएगा 0.4, क्योंकि 1 से 2 बन रहा है तो 0.2 से 0.4 बन जाएगा, ठीक है। ये बच गया 0.8, 0.8, 0.2, 0.4, ये मोल्स है। नाउ यू विल डिवाइड इट ईच बाय देयर वॉल्यूम्स, जो कि क्या है बेटे 2 लीटर का कंटेनर है, सो दैट यू गेट कंसंट्रेशंस, ठीक है। तो यू विल गेट 0.4, 0.4, 0.1 एंड 0.2। तो यहाँ से केसी आएगा बेटे 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डी है, डी के कोफिशिएंट में 2 लगा हुआ है, और ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा बेटे
57 का। ठीक है, तो ये एक क्लासिकल क्वेश्चन है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से काफी बार पूछा जाता है कि भाई एक चीज का परसेंटेज दे दिया है, दूसरी चीज की आपकी केसी वगैरह पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। 58, how many moles of this can be reduced by 1 mole of SN2 प्लस। देखो, जब ये चीज इससे रिएक्ट करेगी तो ऑब्वियसली ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा बेटे, और in that for the complete reaction in that case the number of equivalents will be same। हाँ, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, इसके लिए आप करेंगे इसका मोल को आप मान लीजिए क्या बेटे, x, और इसका n फैक्टर जो है वो 6 होता है, K2Cr2O7 का n फैक्टर इन एसिडिक मीडियम में 6। ठीक, सिमिलरली इसका मोल है 1 SN2 प्लस का, और इसका n फैक्टर कैसे आएगा, वो आएगा बेटे 2। कैसे, Sn+2 जो है वो अभी +2 में है, उसको ऑक्सीडाइज करके आप फर्दर कहाँ लेके जा सकते हैं, मैक्सिमम +4 तक, बिकॉज इट बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। ठीक, और कार्बन फैमिली में मैक्सिमम ओएस जो है वो कहाँ तक है, +4 तक है। तो +2 से +4 तक Sn2 प्लस जाता है, डिफरेंस 2 का हो गया, 4 से 2। ठीक है, तो इसीलिए x की वैल्यू क्या हो जाती है बेटे, 1/3। 1/3, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। 58 चैप्टर है क्या ये, रिडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे आ रहे हैं बेटे। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अच्छा ऑर्गेनिक शुरू हो गया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा है बेंजीन के साथ में, ये तो विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है ना। जो CH3 है वो डोनेटिंग होता है कौन से इफेक्ट से बेटे, +H इफेक्ट से, है ना, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट से, और इंडक्टिव इफेक्ट से भी, है ना, और बाकी सारे जो है वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो फैक्चुअल है, याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। आइडेंटिफाई द कार्बोकैटायन इन विच इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस आप, अच्छा एक ऐसा कार्बोकैटायन ढूंढना है आपको जिसमें सारे ही इफेक्ट प्रेजेंस हो ना, इंडक्टिव चाहिए, हाइपर कॉन्जुगेशन चाहिए, और रेजोनेंस भी चाहिए। तो देखिए इस वाले कंपाउंड में आप बोल सकते हैं क्या कि रेजोनेंस है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर तब होगा जब एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, तो उससे बेहतर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस हो जाएगा और इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप बेटे, इंडक्टिव हो जाएगा और रिंग के साथ रेजोनेटिंग भी हो जाएगा, पर हाइपर कॉन्जुगेशन अगेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सब मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड में देखें तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा बेटे, रेजोनेंस हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा ना, रेजोनेंस और इंडक्टिव। इसमें हो जाएगा, देखिए इसके साथ हो जाएगा रेजोनेंस, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहीं से क्या हो जाएगा आपका इंडक्टिव। ठीक है, तो तीनों ही पॉसिबल है, रेजोनेंस, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। ठीक है, नेक्स्ट 60 के बाद आते हैं बेटे 61 पे। 61 में कह रहा है कि आयुपेसी ने, अच्छा आयुपेसी नहीं बताना तो बड़ा सिंपल है, देखिए आप शुरू करेंगे यहाँ से बेटे, क्योंकि OH जो है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो इसको आप लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, जो कि समझ में आ रहा है, राइट से ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड 6, 6 कार्बन है यहाँ पर प्रेजेंट, तो 3 नंबर पे ऑल लगा हुआ है, 4 नंबर पे मिथाइल है, 5 पे क्लोरो है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना, ये भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो 1 पे हो गया ब्रोमो, ठीक है, 1 पे हो गया ब्रोमो, फिर 5 पे हो गया क्लोरो, और 4 पे हो गया मिथाइल, और हेक्स 3 ऑल, हाँ ठीक है, हेक्सेन 3 ऑल, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 61। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा मतलब अच्छी नहीं है, क्लियर क्वेश्चन है। 62, 1 ब्यूटीन ऑन रिएक्शन, ये आपका चैप्टर है बेटे, अगेन हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में ये कह रहा है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा, बिल्कुल करेक्ट है। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसके एडिशन का। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बेटे, है ना, काफी कॉमन रिएक्शन है, एंटी मार्कोनिकोव से बनता है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन ना, और अगर मार्कोनिकोव एडिशन होता तो फिर बनता 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 62 के बाद आते हैं 63। KMnO4 in presence of H+, it is a very strong oxidizing agent जो कि
अगर टर्मिनल कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो इसको ये ऑक्सीडाइज करके मतलब यहाँ से ब्रेक करेगा, इसको तो कीटोन में कन्वर्ट कर दिया और इसको ये कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। देखिए तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि गैस है, और इसी का मोलर मास पूछा है, तो CO2 का जो मोलर मास है वो क्या होता है बेटे, 44 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। 64 देखो, ये आपका एक विसिनल डाई हैलाइड्स का क्वेश्चन है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में। तो ये जो दो जिंक है, ये आपका एक जिंक दो Br कंज्यूम करता है, दूसरा जिंक दोनों Br कंज्यूम करेगा और यहाँ पर बन जाएगा बेटे ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एसिटिलीन। ठीक है, और एसिटिलीन में अगर आप रेड हॉट ट्यूब डालते हैं तो वहां पर होती है एरोमाटाइजेशन। ठीक है, ये पढ़ना है आपको हाइड्रोकार्बन में, इन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, एसिटिलीन की रेड हॉट आयरन ट्यूब के प्रेजेंस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है, जिससे कि वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, वाई पूछा है बेटे, तो वाई इज व्हाट, बेंजीन। ठीक है, 64। 65 पे आते हैं। 65 में ये सॉल्यूशन चैप्टर आ गया बेटे। देखिए अल्फा दे रखा है और इनका आई फैक्टर पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं AlCl3 का जो आई फैक्टर है वो कैसे आएगा बेटे। तो वो आएगा Al3 प्लस और 3Cl माइनस से, इनिशियली आप 1 मोल मानते हैं, 1 में से गया अल्फा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका अल्फा, ये हो जाएगा 3 अल्फा। तो इसके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.8 है, तो 0.8 इंटू 3 हो जाएगा 2.4, और इसको 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4। ठीक है, तो पहले वाले का आई फैक्टर हो गया बेटे 3.4। वैसे ही करके आप बाकी सभी का निकालेंगे, BaCl2 का हो जाएगा बेटे 1 प्लस 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है इसकी 0.9, 0.9 इंटू 2 करेंगे, 1.8 प्लस 1 हो गया 2.8। अच्छा, ये भी एकदम डायरेक्ट सामने ही है। CH3COH डिजोल्व इन बेंजीन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जब भी एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं वो डाइमराइज करता है, बिकॉज बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड CH3COH इज पोलर इन नेचर। तो पोलर नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व होगा नहीं, तो इसीलिए क्या होता है कि इसी का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, पोलर पोलर जुड़ गए आपस में। ठीक है, और उससे वो डाइमर बन जाता है, दैट इज वाई इनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई इज लेस देन 1, जहां पर भी एसोसिएशन आता है, जुड़ता है, वहां पर आई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है। तो उसके बाद ऑप्शन बचता है ये। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या लगा दीजिएगा बेटे, ए का जो है वो हो गया P, बी का Q, सी का हो गया S और डी का हो गया R। ठीक है, जो डी वाला है वो भी आप निकाल सकते हो, 1 प्लस 4 अल्फा ही आएगा बेटे, तोड़ना होगा उसको 4K प्लस, और वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर में। ठीक है, चलिए 65 के बाद आते हैं 66। ये अगेन सॉल्यूशन चैप्टर से आया है। 8% सुक्रोज आइसोटोनिक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। देखिए आइसोटोनिक जहां पर भी आता है बेटे, इसका मतलब होता है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर सेम है तो कंसंट्रेशन सेम होगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन सेम है तो आप लिखेंगे C1 इज इक्वल्स टू C2, है ना। और C1 क्या होता है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम करेंगे। 8% सुक्रोज का मतलब होता है 8 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो दैट इज वाई 8 ग्राम का मतलब हो गया 8/342, ये हो गया मोल्स ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, बिकॉज इट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए आप 100 ml जो वॉल्यूम था उसको आप करेंगे लीटर्स में, वो हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो मोल्स हो गए 8/342 और वॉल्यूम हो गया 0.1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आ जाइए, 5% है नॉन वोलेटाइल, मोलर मास नहीं पता है, तो 5/मोलर मास और डिवाइडेड बाई 0.1। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका मोलर मास का। ठीक है, ये वैसे भी कट जाएगा, तो सॉल्व करना भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 67 पे आते हैं। इसमें अच्छा 67 में कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर। ठीक है, यूनिट्स की बात की गई है बेटे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस साइमन मीटर इनवर्स होता है, करेक्ट है। इक्विवेलेंट भी सही है,
मोलर कंडक्टेंस सही है। सेल कांस्टेंट है ना, ये सेल कांस्टेंट गलत है बेटे। सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, ठीक है। और जी स्टार की जो यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स होती है, तो इसीलिए दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। काफी इजी क्वेश्चन भाई, यूनिट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 68 पे आते हैं बेटे। 68 में ये आपका अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक टॉपिक है कंसंट्रेशन सेल, वहां से पूछा गया है। कंसंट्रेशन सेल में जो है आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो पूरा सेल है, ये कंप्लीट सेल है, जिसमें ये आपका एनोड वाला प्रेशर है, ये कैथोड वाला प्रेशर है, और ये जो कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो देख रहे हैं, वो दोनों के लिए कॉमन है। दोनों के लिए कॉमन है। इट मींस अगर आप इसको थोड़ा पिक्चराइज करें, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, कि दिस इज 0.1 मोलर HCl, है ना। एंड यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग जो है वो क्या है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड है। एक का प्रेशर है 4 atm, है ना, और एक का प्रेशर है 1 atm, ठीक है। तो अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं क्लासेस में, उसमें दो अलग अलग सेपरेट कंटेनर्स होते थे ना, एनोड और कैथोड, है ना। यहाँ पर उन्होंने उसको मर्ज कर दिया है, जिससे कि इसकी कंसंट्रेशन दोनों के लिए कॉमन हो गई। तो बात तो वही है भाई, पहले हम पढ़ते थे C1 इक्वल टू C2, वहां पर ऑलरेडी कर दिया इन्होंने, एक कंटेनर में रख दिया, मतलब कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का सेम हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम होने पे जो फॉर्मूला बनता था वो होता था ई सेल इज इक्वल्स टू 0.06 बाई एन, एन की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, लॉग, लॉग में होता था बेटे क्या, P1 दैट इज 4 atm, P1 का मतलब एनोड का प्रेशर, है ना। फिर होता था P2 1 atm, और इसका पावर होता था बेटे क्या, हाँ, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन सेल टॉपिक है बेटे। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2, log 2 विल बी 0.3, ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.18, 0.018 वोल्ट्स, ठीक है। 0.018 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68, है ना। कंसंट्रेशन से ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता था कि सर इसमें 0.1 मोलर का क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया, ये एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट की तरह फंक्शन करेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन से। नेक्स्ट इज इनकरेक्ट, देखिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपको ढूंढना है, देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है बेटे, यही इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टी नहीं आता, यहाँ पर आता है क्या, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शंस में आप देखेंगे कि दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन इन वेरियस फॉर्म्स, है ना, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया है, वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। चलिए 69 के बाद आते हैं बेटे 70 पे। ये गैस है, ये गैसियस रिएक्शन है, रेट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर मिक्सचर इज सडनली रेड्यूस टू 1/4 ऑफ, देखिए 1/4 कर देने से क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर रेट अभी जो है वो K इंटू ए इंटू बी, जिसको मैं R1 बोल रहा हूँ, तो R2 हो जाएगा क्या, कंसंट्रेशन हो जाएगा 4 टाइम्स, बिकॉज आप वॉल्यूम को 1/4 कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ यू रिड्यूस द वॉल्यूम, कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आता है कंसंट्रेशन में, मोलैरिटी में। तो V/4 करेंगे आप उसको, तो 4 ऊपर चला गया, कंसंट्रेशन हो गया 4 गुना, ठीक है। तो ये हो गया 4A और ये हो गया 4B, बस दोनों को डिवाइड मार दीजिए, R2/R1 जो है वो हो जाएगा 16, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेट, द न्यू रेट विल बी 16 टाइम्स, है ना, केमिकल काइनेटिक्स। आइए 71 पे आते हैं, अगेन ये केमिकल काइनेटिक्स है बेटे। देखिए जैसे ही आपने ये देखा इक्वेशन, है ना, और ये रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है, पहले तो इक्वेशन लिख देनी है, इन सभी को रिलेट करने वाला, -1/4 dA/dt इज इक्वल्स टू, ये जो मैं टर्म लिख रहा हूँ ये आपका क्या है बेटे, रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस नहीं होता है, बिकॉज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में ये कोफिशिएंट नहीं आते हैं, है ना। अगर आप पूछा जाए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या है, तो दैट विल बी सिंपली -dA/dt, उसको अगर आपने 4 से डिवाइड किया तो अब वो बन जाता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। पर अगर आपको रिलेट करना है आपस में, तो यही तरीका है कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे रिलेट होगा, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है,
तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज 1/4 ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो देखो ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, करेक्ट है। एंड दिस इज माइनस डी ए बाई डी टी, जो है सिर्फ माइनस डी ए बाई डी टी, फोर नहीं। दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या, ए, डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो क्या ये चीज इसकी 1/4 है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अब इसके इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर करेक्ट नहीं, अगर नॉट करेक्ट कुछ है, ठीक। ऐसे करके बाकी भी चेक करेंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 1/2 ऑफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। देखिए ये रहा सी, ठीक है, और ये रहा आपका ए। सी और ए में अगर मैं इसको कट कर देता हूँ 2 से, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो आप कहेंगे सी के जो फॉर्मेशन का रेट है वो 1/2 है किसका, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। 1/2 है ना, हाफ ऑफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए, हाँ कह सकते हैं आप, है ना। क्योंकि ठीक है, करेक्ट है, 1/2 है ये तो, है ना। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पर 1/2 लगा हुआ है, ये 2 आपने कट किया। तो हाफ ऑफ द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए जो है वो आपका डीसी बाई डी है। सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज हाफ ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। डी का जो क्या है, डी का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, अच्छा डी का अपीयरेंस जो है वो बी का हाफ है। अच्छा, नहीं ये गड़बड़ है, क्यों? बिकॉज डी का जो अपीयरेंस है, अगर मैं इस 2 को यहाँ लेके जाऊं, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, डी का जो अपीयरेंस है वो ट्वाइस हो गया किसका, बी के डिसअपीयरेंस का। डी के डिसअपीयरेंस का रेट इज ट्वाइस ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। तो इसका जो अपीयरेंस है वो हाफ नहीं है, वो ट्वाइस है। हाँ ट्वाइस है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी आर इक्वल, हाँ ये सी और डी इक्वल है, बिकॉज 2 और 2 कट जाएगा तो ये इक्वली करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट इनमें से जो है ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड प्ले है, ठीक है, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा आपका, है ना। इसमें कुछ लोग फंसे होंगे भाई, है ना। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, 72। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग इज, ग्रुप 16 में एलोट्रोपी होती है बेटे, हाँ ठीक है, एस ऐसे सल्फर वगैरह भी है, एलोट्रोप्स बनाते हैं, 1s8 तक, ठीक है। और लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एंड मे बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द, हाँ ठीक है भाई, असल ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी जो है वो 2 होती है ना, और सल्फर की 8 होती है, तो इसीलिए इसके अंदर वैन फोर्स ज्यादा होता है। दैट इज वाई इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ -2 OS डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हाँ ये भी करेक्ट है बेटे। -2 जो है वो मोस्टली ऊपर वाले मेंबर्स दिखाते हैं और नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं, नीचे वाले मेटालिक है, वो माइनस वाले स्टेट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज 72। ये आ गया आपका 16th ग्रुप पी ब्लॉक। CCl4 इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, हाँ सिंपल रीजन बेटा, CCl4 में वाटर एडिशन नहीं हो सकता है क्योंकि उसके अंदर वैलेंसी को एक्सपैंड करने की कैपेसिटी नहीं है, या फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि देयर आर नो डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो कार्बन कैन नॉट इट्स एक्सपैंड इट्स, हाँ बस सिलिकॉन कर सकता है। कार्बन क्यों नहीं कर सकता एक्सपैंड, क्योंकि कार्बन जो है वो एक सेकंड पीरियड का मेंबर है, और डी ऑर्बिटल जो है वो स्टार्ट होते हैं आपके थर्ड पीरियड से, ठीक है। द आयन विद स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, देखो 2.83 अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, मैंने हमेशा सिखाया है भाई, ये जो पहला नंबर है यही आपका क्या बन जाता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड बन जाता है, ठीक है। आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2 को सॉल्व करें तो आपको n मिले नहीं, शॉर्टकट है। 2.83 है, मतलब 2 ही जो है आपका क्या है, आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड है। वैसे ही में आगे जो भी आपके नंबर वो आएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट आएंगे, उसमें जो पहला नंबर होता है वही बन जाता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेड आपका 2 है, ठीक है। तो ऐसा आपको ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें टाइटेनियम 2 प्लस में देखें, हाँ यही करेक्ट है बेटे। टाइटेनियम की कन्फिगरेशन होती है 4s2 3d2, जिसमें 4s से पहले निकलेगा इलेक्ट्रॉन, 3d2 में एक अनपेयर्ड, दो अनपेयर्ड, है ना, दोनों अनपेयर्ड है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 74। 75 पे आते हैं बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंटर, देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में कहाँ पढ़ना है बेटे, ये आपका डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक के जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो दे आर केमिकली इनर्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये। रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, करेक्ट है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल्स, नहीं ये गलत है बेटे,
क्योंकि इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इनके प्योर मेटल से कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, दे आर वेरी हार्ड, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। तो ये स्टेटमेंट्स आपको एनसीईआरटी के डी ब्लॉक में भी मिल जाएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट। एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका एफ ब्लॉक से है ना। एफ ब्लॉक का जो पहला सीरीज है, ठीक है, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, उसमें जो पहला सीरीज है आपकी, उसके ये एलिमेंट्स है ना, और यहाँ से इसमें लैंथेनम को छोड़ करके, लैंथेनम आपका डी ब्लॉक का मेंबर है, ठीक, उसको छोड़ करके, तो देखिए लेंथ जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से है बेटा, ये तो आपका होलमियम बोलते हैं इसको, है ना, ये शायद थूलियम है, और ये आपका यूरोपियम है। ठीक है, तो ये मेंबर्स जो है वो लेफ्ट से राइट जाते हुए आपको पता है साइज डिक्रीज करता है, तो यूरोपियम जो है वो सबसे लेफ्ट में आता है, तो इन तीनों में तो ये हो गया है ना, और लैंथेनम इन सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नाम की चीज नहीं होती है, दैट इज वाई इसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है ना। और बाकी तीनों मेंबर्स में एफ इलेक्ट्रॉन्स और डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी बढ़ता है, दैट इज वाई इनके पीरियड नंबर ज्यादा होते हुए भी जो है आपका, वैसे पीरियड नंबर तो सेम ही आएगा, पर हाँ आपका जो एफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी प्रेजेंस के कारण इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू लेंथन। ठीक है, चलिए 76 के बाद आते हैं हम लोग 77। ये आ गया बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन, जिसमें पहले आप पोटेशियम का नेम लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे आप ट्राई ऑक्सलेट, ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेटो हो जाएगा ये, ठीक है। और क्रोमियम है, तो क्योंकि ये एक अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये क्रोमेट कहलाएगा, है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगी +3, क्योंकि पोटेशियम +3 है, क्रोमियम का x मानेंगे आप, C2O4 - 6 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई, +3। ठीक है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3, दिस पहले ही ऑप्शन आपका करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे 78। ये अगेन आपका आ गया है किससे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इसमें आप क्या करिए कि देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए छोटा ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि अगर आपको सारे वैसे करने आते ही हैं, फिर भी आप एक काम करिए कि कोई एक ऐसा ऑप्शन पकड़ो, ठीक है, वैसे ये आता होगा तुम्हें, कि इनमें से ना सब में डिफरेंट होना चाहिए, है ना, कोई दो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको सभी को ना सॉल्व करना पड़े, आप एक सॉल्व करें और आपका काम बन जाए। कोई एक ऐसा ऑप्शन पकड़ो जिससे कि ये चारों से डिफरेंट हो, है ना, जैसे 3 3 1 2 4 सब अलग है, अगर आपने एक भी पकड़ लिया वही आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर दो सेम वाले पकड़ लेंगे तो फिर आपको और भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि ऐसा करते हैं। तो जैसे ए को देखते हैं भाई, ए वाले में क्या है, यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो कन्फिग्रेशन होती है 4s2 3d6 आयरन की, दो यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, 3d5 बच रहा है। ठीक है, 3d5 को आप बनाएंगे ऐसे, ये 3d5 है ना, क्योंकि CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये क्या कराएगा बेटे, पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग करा करके देखिए, ये ऐसे करके पेयरिंग करा दिया ताकि दो ऑर्बिटल्स खाली हो गए, और हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी D2sp3, एक अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो देखिए पैरामैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड, और इसको आप लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो देखिए ये रहा पैरामैग्नेटिक, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक अनपेयर्ड होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा √n × n+2, ठीक है, √3। ठीक है, तो ये आपका बन गया ए का 3, बस ए का 3 देखा आपने और आगे बढ़ गए, है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा टाइम आप बचा सकते हैं, ऐसे मैच द कॉलम में ऐसा टाइम आप बचा सकते हैं। ठीक है, वैसे आप होशियार है भाई, आपको ये ट्रिक पहले से आती होगी, पर जिनको नहीं आती है वो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 79। इनमें से हाईएस्ट कंडक्टिविटी जो है वो किसकी है, तो ये कई बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हो रहा है कि जिसमें भी नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। उस डब्बे को तोड़ेंगे आप, ये डब्बे पे आएगा 3 पॉजिटिव, इस पे आएगा 3 Cl नेगेटिव, तो 3 अनायंस और एक पूरा कटायन, टोटल हो गया 4। तो इसमें 4 आयंस है, इसमें 3 आयंस है, इसमें एक भी नहीं है ना, और इसमें 2 आयंस है, तो सबसे ज्यादा आयंस फर्स्ट वाले में हो रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 80 पे आते हैं बेटे। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस, वो है बेटा फॉस्जीन। ठीक है, काफी जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है भाई। फॉस्जीन एक जो है
पॉइजनस गैस होता है जो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से बनता है। ठीक, कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस इमीडिएट, देखिए इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री अल्कोहल, वो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए बेटे, 2 मिथाइल हेक्स 2 ऑल होगा बेटा, क्योंकि इस पोजीशन पे 2 पे ही OH लगा है और 2 पे ही मिथाइल लगा है। ठीक है, तो दैट इज वाई ये आपका बन जाएगा, देखो ऐसा कुछ है, आगे आगे बना लेंगे आप, यहाँ पर आ गया 2 मिथाइल, यहाँ पर लग जाएगा OH। ठीक है, तो 1 2 3 एंड सो 1, तो 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही OH है, तो देखिए ये कार्बन बन गया आपका 3 डिग्री, और 3 डिग्री है तो सबसे फास्टेस्ट इमीडिएट टर्बिडिटी आपको वो देता है। ठीक है, लूकस रिएजेंट, अल्कोहल फिनॉल ईथर। 82, ग्लिसरॉल हैज 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल, नहीं ये उल्टा है बेटे, है ना, उल्टा है ना, देखो ग्लिसरॉल जो है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, आपका 3 कार्बन का होता है बेटे, एक OH, OH और यहाँ पर OH होता है। ठीक है, एक, दो, सॉरी 3 कार्बन का ना, ये नहीं होगा बेटे ना, ठीक है इसको नहीं बनाएंगे, 3 कार्बन का आप ऐसे बना दीजिए, है ना, यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया OH, ठीक है, और यहाँ पर आ गया OH। तो ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, देखिए इस कार्बन को आप बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल है ये, और ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। ठीक है, तो उल्टा है, 1 1 डिग्री नहीं है, 1 2 डिग्री है, एंड 1 2 1 डिग्री है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। कॉमन नेम ऑफ ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इज कैचॉल, हाँ ठीक है बिल्कुल करेक्ट है बेटे, देखिए 3 प्रकार के ये चीजें होती हैं, अगर OH, OH है ना ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसको हम लोग कैचॉल बोल रहे हैं। ठीक है, और यही अगर आपका मेटा पोजीशन पे लगा होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। ठीक है, और अगर वही पैरा पोजीशन पे लगा होता है उसको क्विनॉल बोलते हैं ना, हाइड्रोक्विनॉल भी बोलते हैं, क्विनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 82। 83 पे आते हैं बेटे, देखिए 83 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा टू प्रोपेनॉल बनाएगा, टू प्रोपेनॉल बनाने के लिए देखिए क्या करना है, ये पहले आपका हाइड्रेशन है बेटे, है ना, हाइड्रेशन जो है वो जब पेरोक्साइड के एब्सेंस में है तो आप मार्कोनिकोव एडिशन करेंगे, और मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब OH यहाँ पर लगेगा और H यहाँ पर लगेगा, है ना, बिकॉज ये लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग है, तो यहाँ पर आपका H आ गया। ठीक है, तो 2 प्रोपेनॉल बन रहा बिल्कुल करेक्ट है। CH3 MgI, अच्छा ये RMgX है, तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आपका आके लग जाएगा क्या बेटे, MgI, है ना, और यहाँ पर लग जाएगा CH3। ठीक है, CH3 माइनस और MgI प्लस। ठीक है, अच्छा फिर इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हो जाएगा बेटे H, और वो बन जाएगा MgOIH, MgOHI, और ये बन गया देखिए आपका 2 पे OH लग गया, तो 1 2 3 है ना, तो 2 पे प्रोपेनॉल है और 2 पे OH है मतलब, है ना, और ये आपका 2 प्रोपेनॉल बना सकता है। ठीक है, इसमें आ जाइए CH2O में, तो क्या ये बनाएगा, नहीं ये बनाएगा 1 वाला, है ना, देखो कैसे, CH यहाँ पर आ गया बड़ी सेम चीज, यहाँ पर OH लग जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और यहाँ लग जाएगा C2H5, तो देखो 1 2 3। ठीक है, तो ये 2 प्रोपेनॉल नहीं बना, ये बन गया बेटे 1 प्रोपेनॉल, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और न्यूट्रल KMNO4 ये नहीं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो ये आपको अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और CO2 तक लेके जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 83 का हो गया बेटे 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है 83। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 84 पे आते हैं, इनमें से किसका यूज करते हैं हम लोग डिस्टिंग्विश करने के लिए एसिटल्डिहाइड, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टॉलेंस रिएजेंट इज वन ऑफ द रिएजेंट, ठीक है, वन ऑफ द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, विच कैन ऑक्सीडाइज ओनली अल्डिहाइड्स एंड नॉट कीटोन्स, तो एसीटोन एक कीटोन है, एसिटल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और कीटोन को नहीं करेगा, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी सभी जो है वो दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको हम लोग यूज नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट 84 के बाद आते हैं बेटे 85 पे, रिएजेंट यूज इन वोल्फ क्रिश्नर, देखिए वोल्फ क्रिश्नर में जो रिएजेंट यूज होता है बेटे वो ये है, ठीक है, ये आपको याद ही करना होता है ना, डायरेक्ट N2H4 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है,
तो ये हुआ वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, एक रिएक्शन होती है, वहां पर आपको पढ़ना होता है। ठीक है, वोल्फ क्रिश्नर के बारे में नेक्स्ट। और जो जेड और जो पिछला वाला जो अगला वाला था बेटे आपका, वो कौन सा था? क्लेमेंसन रिडक्शन वाली रिएक्शन थी, मतलब ना, जिसमें आप जिंक अमेल्गम और HCl वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 86, 86 इज ईटार्ड्स रिएक्शन, है ना। ये हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड में, जिसमें कि ईटार्ड रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटे, ऑप्शन नंबर 3। ये आपका इंटरमीडिएट बनता है, वो याद ही करना पड़ता है, इसका इंटरमीडिएट याद कर लो। और जो वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाला होता है, उसका इंटरमीडिएट याद करो। इसके इंटरमीडिएट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ट्रिमर्टीमन वाला भी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट 86 के बाद आते हैं बेटे 87 पे। एनिलीन की रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर 2,4 ट्राइब्रोमाइलिन बनेगा बेटे, क्यों? बिकॉज एनिलीन इज अ वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, तो इसीलिए ये मल्टीपल पोजीशंस पे आपका Br अटैच करता है। ठीक है, तो इसीलिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, 87। 88 पे आते हैं। 88 में कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एक्वा। देखो, एक्वस मीडियम हो, मिथाइल ग्रुप हो, 2,1,3,0, ऐसे करके याद करेंगे आप, है ना। और गैसियस फेज होता है, फिर तो सिंपल है 3,2,1,0। ठीक है, तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री एंड प्राइमरी, है ना, मतलब जो अमीन है मतलब बेसिकली NH3 है। तो देखिए 2 डिग्री कहाँ पर है बेटे, ये रहा 2 डिग्री, 3 नंबर, है ना, 3 नंबर, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर लास्ट में NH3, है ना। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं बेटे। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक्वस मीडियम में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लग ही रहा है, तो ये सब मिला करके जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया जो ऑर्डर है, वो 2,1,3,0 होता है फॉर मिथाइल अमीन्स। ठीक है, एक्वस मीडियम में, है ना, अगर ये चीज गैसियस मीडियम में होता तो नहीं होता ऐसा। 89, ये अगेन आ गया आपका मतलब एक क्वेश्चन तो रह ही रहा है इससे, बायोमोलिक्यूल से, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस बार मिसिंग है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है बेटे कि जो B6 है वो पायरिडॉक्सिन है, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, B2 जो है वो आपका, B2 आपका क्या है, B2 है आपका राइबोफ्लेविन, हाँ ठीक है। और ये आपका थायमीन है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, लिस्ट है आपके NCERT में, याद करेंगे उसे, इसको क्या बोलते हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। देखिए ये, अच्छा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा था मैं, क्वेश्चन आ ही गया उसका। इसमें जल्दाल मेथड के बारे में पूछा गया कि जल्दाल मेथड में कौन सा सूटेबल नहीं है। तो 3 टाइप के कंपाउंड है जो जो सूटेबल नहीं होते हैं, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो, फिर आपके जो एजो वाले जो ग्रुप होते हैं वो, ठीक है, और इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रो नहीं पॉसिबल है, ये एजो है, ये नहीं पॉसिबल है, ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जो कि आप पिरिडीन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में N है, तो इसमें भी जंजाल मेथड हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं। तो पूछा है कि किस में अप्लाई कर सकते हैं, सूटेबल किसके लिए है, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो बस इसी के साथ बेटे आपका डिस्कशन होता है कंप्लीट। वो अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे जो भी सर हैं उनसे मिलिए और उस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करिए। या फिर अगर कुछ किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है कि ज़्यादा दिक्कत है सर, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल दीजिए और पूछ लीजिए कि सर ये वाले क्वेश्चन को दोबारा से एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, चलिए सभी को रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।